हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के स्रोत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें मेगास्थनीज बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं जानने में। मौर्य साम्राज्य का वर्णन जिस तरह से मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में किया है, उसका ऐतिहासिकता तो संदिग्ध है, लेकिन उन्होंने जो बात बताने की कोशिश किया है, इससे ये साबित होता है कि किस प्रकार के कार्य विवरण मौर्य साम्राज्य में रहे होंगे। जैसे मेगास्थनीज कहते हैं कि पूरा मौर्य साम्राज्य 7 जातियों में विभाजित था। 7 जातियों में विभाजित था। अब इनका जो बताने का मतलब था कि 7 जाति, तो इन्होंने जिसको जिस तरह से कार्य करने को देखा उसे जाति में विभाजित बता दिया। जैसे नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 किसान, नंबर 3 अहिर मतलब ग्वाल, गोआल या ग्वाल, निरीक्षक, सैनिक, सभासद, कारीगर। यानी शिल्पी। अब इन्होंने यही 7 जातियां मौर्य साम्राज्य में बताया। क्या देखा होगा? यानी जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनको उन्होंने अध्ययन करते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा ये दार्शनिक जाति है, उसे जाति बताया। खेती करते हुए व्यक्ति को देखा तो बोला एक किसान एक जाति होता है, इन्होंने किसान को जाति बताया। जो लोग पशुपालन करते थे, दूध का कार्य करते थे, तो उन्होंने एक अहिर जाति बताया और एक निरीक्षक का जाति बताया, सैनिक का एक जाति बताया, सभासद जो सभा में उपस्थित होते थे शासक वर्ग, उनको उन्होंने सभासद बताया, और जो शिल्पी का कार्य करते थे उन्हें कारीगर बताया। इससे ज़्यादा कोई कार्य करता नजर आएगा ही नहीं। या तो पढ़ने पढ़ाने का कार्य होगा, या तो खेती किसानी का कार्य होगा, या तो दूध का कार्य होगा, या कहीं आने जाने का निरीक्षण का कार्य होगा, या फिर सैनिक का कार्य होगा, सुरक्षा भाव की बात होगी, या तो शासन चलाने का कार्य होगा, या तो कुछ बनाने का कार्य होगा। तो इन्होंने इन 7 लोगों को अलग अलग कार्य करते हुए देखा, तो इनको लगा कि भारत में 7 जातियां हैं। अब ये कटाच कैसे होगा? सबको पता है कि भारत देश में सूत्र काल से लेकर के 4 जातियों का वर्णन रहा है प्राचीन काल में। वो 4 कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही 4 थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 शामिल थे। लेकिन मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में, जो कि मूल रूप में इंडिका इसमें नहीं है, लेकिन इंडिका में उन्होंने 7 जातियां बताया। और इन्होंने क्या कहा कि भारत में दास प्रथा तो है ही नहीं, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन है। अब कौटिल्य ने अगर अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, और मेगास्थनीज कह रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन है।
लेकिन मेगास्थनीज महोदय कह रहे हैं कि भारत में दास ही नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, मेगास्थनीज गलत नहीं है। वो जिस परिवेश से आए थे, ग्रीक से, यूनान से आए थे, और वहाँ की जो दासों की स्थिति थी और भारत के दासों की जो स्थिति थी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था, बहुत बड़ा अंतर होता था। तो उनको लगा भारत में दास ही नहीं है। यूनान में दास इस तरह से होते थे कि अगर दास बनाया गया है तो उसको जंजीरों में जकड़ा जाता था। काम के समय उन्हें गुफाओं से या जेल से निकाला जाता था। खाने के लिए उनको बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता था। कोड़े मारे जाते थे। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में, बहुत ही विभत्स रूप होता था। और जिस व्यक्ति ने ऐसा रूप दासों का देखा हो, वो हिंदुस्तान के दासों का बराबर का बैठ के खाना, साथ में काम पे जाना, कौन मालिक है कौन नौकर है पता न चलना, सम्मानपूर्वक खाना देना, कपड़े देना, यानी उन भावनाओं में और ऐसे में अंतर जो भी व्यक्ति देखेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि शायद यहाँ दास प्रथा नहीं है। तो मेगास्थनीज कोई भी चश्मा लगाएगा, लेकिन अंत में निर्णय जो करेगा वो यूनान के चश्मे से करेगा। और इसीलिए वहाँ के जो शासक वर्ग थे, यहाँ के शासक वर्ग में अंतर दिखता है। तो मेगास्थनीज ने कहा कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं है। मेगास्थनीज ने जातियों का वर्णन किया है 7 जातियों में। यहाँ पे बताया है कि दास प्रथा नहीं है। आगे कह रहे हैं कि यहाँ तो अकाल कभी पड़ता ही नहीं है। अब बताओ, ये महोदय जिसके कार्यकाल में आए हैं वो स्वयं जैन धर्म को स्वीकार कर रहा है और वो कह रहा है कि मैंने अपना राज अपने बेटे को सौंप दिया है और मैं कठिन परिश्रम करने सन्यासी बनने जा रहा हूं, जिससे हमारे यहाँ पे जो 12 वर्षों से पड़ा अकाल है वो खत्म हो जाए। यानी चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला पे चले जाते हैं और वो इसलिए चले जाते हैं कि हमारे यहाँ का 12 वर्ष का जो अकाल है वो समाप्त हो जाए। एक तरफ मेगास्थनीज कह रहे हैं यहाँ अकाल पड़ता नहीं है। अब या तो वहाँ पे जहाँ से इन्होंने अकाल का मतलब देखा होगा वहाँ भूख, बीमारी, तड़प, सूखा और पता नहीं क्या क्या देखा हो, और यहाँ अकाल का मतलब कि अकाल पड़ेगा भी तो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ रही हैं कि अतिथि देवो भवा। हमारे हिंदुस्तान में अतिथि देवो भवा की जो प्रवृत्ति है, स्वयं ना खाना, अतिथि को खिलाना, अपने को ना भोजन मिलने चलेगा, परिवार को भोजन मिलना चाहिए, एक जिम्मेदारी की जो प्रवृत्ति है वो हिंदुस्तान में हमेशा देखी गई है। यूरोप में लोग 1-1 रुपये के लिए, 1-1 ब्रेड के लिए एक दूसरे को मार देते थे। आज वो सभ्य बन रहे हैं, लेकिन वो जनजाति से भी बढ़ करके जनजातियां थी। उन्हें अपने भूख के आगे अपने बच्चे का भूख नहीं दिखता था। तो ऐसी समाज का व्यक्ति जब यहाँ पे ऐसी व्यवस्था देखेगा तो उसे अकाल नज़र नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा यहाँ पे अकाल नहीं पड़ता। आगे चल करके महोदय कहते हैं कि यहाँ पे लेखन कला का अभाव है। अब इनको कौन समझाए? जो सूत्रकाल है वहाँ पे लेखन कला प्रारंभ हो गई थी और सूत्रकाल इनसे बहुत पहले है। हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होने लगा था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारी व्यवस्थाएं आ चुकी थीं। छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, जाबलिकोपनिषद, ये जितने प्रकार के 108 उपनिषद हैं, इनका वर्णन होने लगा था। 18 पुराणों का वर्णन होने लगा था।
मत्स्य पुराण बहुत बेहतर तरीके से अपने कार्य कर रहे थे। अब ये बातें इनको कैसे पता होंगी, इन्होंने पढ़ा तो है नहीं। अब ये तो कहेंगे ही। और दूसरी बात और है, अगर कोई भारतीय नहीं है और विदेशी व्यक्ति अगर भारत का वर्णन करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो भारत को कमतर आंकेगा। बी.एल. बासम महोदय कहते हैं कि भारत की संस्कृति को जानने के लिए पहले भारत की प्रवृत्ति को जानना होगा। भारत की पहचान को समझने के लिए पहले खुद को भारत में ढालना होगा। ये हिंदुस्तान है, नदियां कहीं से भी उड़ करके जाएंगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान की जमीन से जाती हैं तो वो उपजाऊ ही बनती जाती हैं। तो ये हमारी भारत की विशेषता है। और ये महोदय कह रहे हैं कि लेखन कला का अभाव था। तो एक तरफ आप अर्थशास्त्र को रखेंगे और दूसरी तरफ आप इंडिका को रखेंगे। जब आप अर्थशास्त्र का आकलन करेंगे तब उसमें आप बताएंगे कि कौटिल्य महोदय ने जो 4 जातियों का वर्णन किया उसमें शूद्रों के लिए कई अलग कार्य बताए, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, सेना में भर्ती होना, और ये इसका वर्णन नहीं करते। इन्होंने राजनीति का विधिवत वर्णन किया है। इन्होंने केवल सभासद बताया है। इन्होंने दास का वर्णन किया है 9 प्रकार के। ये कह रहे हैं दास है ही नहीं, दास नहीं है। इन्होंने अकाल का वर्णन किया है। ये कह रहे हैं अकाल कभी पड़ा ही नहीं। ये स्वयं अर्थशास्त्र लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं लेखन कला हुआ ही नहीं, अभाव था। यानी कि अर्थशास्त्र में और इंडिका में इतना अंतर है कि इंडिका से केवल इतना आप समझ सकते हैं कि कोई किसान जरूर था मौर्य काल में, अहिर थे, दार्शनिक थे, कारीगर थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे, सभासद थे। यानी कि पूरी मौर्य साम्राज्य में एक प्रशासनिक गतिविधियां विधिवत चल रही थीं। ऐसा आप इनके अनुमानों से लगा सकते हैं, लेकिन इनकी जो लिखी गई ऐतिहासिकता है ये संदिग्ध है। अब अगला है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कैसी जानकारी मिलती है। तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है, रुद्रदामन ने जो जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया उसमें एक साथ 4 शासकों का वर्णन है। चार शासकों का वर्णन है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का वर्णन है? 4। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 रुद्रदामन, नंबर 4 स्कंदगुप्त। अब इन चारों शासकों का वर्णन तो है, नहीं क्यों है? तो यहाँ पे गवर्नर हैं, एक तरफ राजा, दूसरी तरफ गवर्नर। यह है पुष्यगुप्त, तुषास्प, सुविशाख,
और पर्णदत्त। यहाँ पे एक वर्णन और है सौराष्ट्र का। यानी वर्तमान गुजरात। वर्तमान गुजरात, यहाँ पे एक सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब यहाँ से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नहर का यानी झील का निर्माण करवाया, मतलब वो सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, जनता को व्यवस्था देना चाहते थे। और दूसरा साक्ष्य ये मिलता है कि गुजरात में भी मौर्य का शासन था। अब यहाँ 4 लोगों का वर्णन जो मिलता है कि जिस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, उसके गवर्नर थे पुष्यगुप्त। यानी कि जब जब शासक हुए उनके गुजरात के गवर्नर होते थे और गवर्नर का नाम था। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त थे, अशोक के समय तुषास्प थे, रुद्रदामन के समय सुविशाख थे, स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त थे। अब इन लोगों ने जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, या अशोक ने पुनर्निर्माण करवाया, रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण करवाया, स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण करवाया, तो उन्होंने अपने गवर्नर के माध्यम से करवाया। तो इस जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गवर्नर पुष्यगुप्त का, अशोक उनके गवर्नर तुषास्प का, रुद्रदामन और उनके गवर्नर सुविशाख का, स्कंदगुप्त और उनके गवर्नर पर्णदत्त का एक साथ उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ पे 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो मिलाने को दे देगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछेगा, तीसरा इनसे, चौथा इनसे, पांचवा इनसे, और ऑप्शन में यही चारों रहेंगे। और 7वां क्वेश्चन, 6वां होगा कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण किस कारण से करवाया गया था, सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ करवाया गया था, जिस समय सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया गवर्नर कौन था, अशोक ने सुदर्शन झील का जब पुनर्निर्माण करवाया तो उस समय गवर्नर कौन था। तो ऐसे करके ये कई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सौराष्ट्र के रूप में रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो सुदर्शन झील के वजह से मौर्यकालीन प्रशासन पे और मौर्यकालीन नीति व्यवस्था पे, यानी कि मौर्य साम्राज्य कल्याणकारी कार्य कर रहा था। इसका भी वर्णन इनडायरेक्ट रूप से मिलता है, क्योंकि कोई झील का निर्माण करता है या कोई राहों में या राही बन जाते हैं, वहाँ वृक्ष लगवाता है, रास्ते में पेड़ लगवाता है, या वहाँ पे ठहरने का स्थान बनवाता है, तो ऐसे चीज़ें कल्याणकारी कार्यों में आता है। तो इसलिए जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य प्रशासन के बारे में कल्याणकारी कार्यों का वर्णन मिलता है। मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए अशोक के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। अशोक के अभिलेख सभी साहित्यों और अन्य सभी स्रोतों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कहीं ज़्यादा विश्वसनीय हैं। अशोक ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अभिलेख लिखवाए। अब कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि अशोक ने अपने अभिलेख प्रजा को शांत करने के लिए करवाया। कुछ लोगों का मानना है कि अशोक ने सभी प्रांतों को जीत लिया था, अब उनके पास कुछ जीतने को बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने अभिलेख के माध्यम से धर्म के आड़ में शासन को चलाने की कोशिश की। जो भी रहा हो, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जहाँ जहाँ से अभिलेख पाए गए उतने बड़े आकार का स्वामी तो अशोक रहे होंगे।
हिंदुस्तान के जो वर्तमान स्वरूप को हम देखें तो उसमें माना जाता है कि अशोक का आकार इतना बड़ा रहा होगा। जैसे एक अभिलेख मिलता है पेशावर से, तो दूसरा अभिलेख मिलता है आंध्र प्रदेश से, तीसरा अभिलेख मिलता है उड़ीसा से, तो एक अभिलेख मिलता है सौराष्ट्र से। यानी कि अलग अलग जगहों से अभिलेख मिलने का मतलब है कि अशोक का क्षेत्र उतना बड़ा रहा होगा। अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखवाए वो 3 प्रकार से थे। 3 प्रकार के अभिलेखों में नंबर 1 शिलालेख, शिलालेखों में दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख थे। नंबर 2 स्तंभ लेख, ये भी 2 थे, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। नंबर 3 गुहालेख। गुहालेख का मतलब है गुफा, यानी गुफा में पत्थर काट के बनाया गया। ये 3 अभिलेखों के माध्यम से अशोक के पूरे साम्राज्य का तथा प्रशासन का लगभग संपूर्ण विवरण मिल जाता है। अब लगभग लगाने का मतलब ये है कि यदि तटस्थ होकर के किसी का वर्णन किया जाए, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों के द्वारा मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया जाता है, क्या इसे ऐतिहासिक रूप से सत्य मान लेना चाहिए? तो पुरातत्व का और साहित्य में एक बेसिक अंतर होता है। पुरातत्व में किसी भी चीज़ की बदलने की संभावनाएं साहित्य की अपेक्षा कम होती हैं। साहित्य को तोड़ करके मरोड़ करके पेश किया जा सकता है, लेकिन पुरातत्व या तो फिर उसे एकदम से समाप्त कर दिया जाए और या तो उसमें बदलाव नग्न होने की संभावना होती है। हाँ, यह जरूर है कि यदि अभिलेख प्रशस्ति प्रत लिखा गया है, जैसे आगे आप गुप्त साम्राज्य में पढ़ेंगे, तो समुद्रगुप्त के प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा, जो उसमें समुद्रगुप्त की इतनी गाथाएं गा दी गई हैं। जैसे हम लोग हनुमान जी की आरती करते हैं कि तुमने ये मारा, वो उखाड़ा, पता नहीं क्या किया। तो ऐसे प्रशंसा के प्रति अगर लिखा जाता है तब तो ऐतिहासिकता संदिग्ध है, क्योंकि राजा का कोई भी बुराई राजा के सामने तो नहीं करेगा, और जब राजाज्ञा से कोई कार्य किया जा रहा हो तब तो बिल्कुल नहीं करेगा। या तो कोई साहित्य लिख रहा है और उस राजा के बारे में लिख रहा है जिसके दरबार में नहीं है, तब तो माना जा सकता है कि वो सत्य हो सकता है। अब अशोक की बात है, तो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए वो अशोक के समय में लिखे गए, अशोक के राजाज्ञा के रूप में लिखे गए, अशोक के आज्ञा के द्वारा लिखे गए। तो ऐसे में अशोक के अंदर जो भी कमियां रही होंगी या जो उनके शासक के अवगुण रहे होंगे, उसके बारे में जानकारी कतई नहीं मिलेगी।
जो भी जानकारी मिलेगी वो ये मिलेगी कि शासक चाहता क्या था। अब अशोक के जो अभिलेख हैं वो 8 बृहद अभिलेख हैं। जो बड़े शिलालेख हैं वो 8 जगहों से मिले हैं और इसमें 14 पॉइंट हैं, 14 बिंदु शामिल हैं। अब अशोक की जो व्यवस्था है 14 बिंदुओं की वो 8 जगहों से अलग अलग, एक तरफ पेशावर है, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश है, तीसरी तरफ आप पूर्वी उड़ीसा देखेंगे, पश्चिम में सौराष्ट्र देखेंगे, पश्चिमोत्तर में काबुल कंधार देखेंगे। और अगर ऐसे जगहों से मिलते हैं तो उसमें क्या क्या बताया गया है, मतलब ये राजा आज्ञा क्या देता है, राजा का क्या आज्ञा है, इसे देखा जा सकता है। जैसे शहबाजगढ़ी नंबर 1, शहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है वो पेशावर पाकिस्तान में है। पेशावर पाकिस्तान में है। अब पेशावर पाकिस्तान में इन 14 पॉइंटों को शामिल किया गया है। एक बात और ध्यान रहे, जो अशोक के लेख हैं अशोक के अभिलेख हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि किस भाषा में है और किस लिपि में है, तो याद रहे अरामाइक, यूनानी, खरोष्टी, ब्राह्मी। जो भी पाकिस्तान के बाद, इसे मान लीजिए पाकिस्तान, इसके बाद काबुल, कंधार, यहाँ जो अभिलेख पाए गए वो अरामाइक और यूनानी लिपि में पाए गए। और जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, यह खरोष्टी लिपि में है। और जो भारत में है वो ब्राह्मी लिपि में है। तो ये ध्यान रहे, इन चारों लिपियों में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। अब शहबाजगढ़ी शिलालेख जो पेशावर पाकिस्तान में है, ये खरोष्टी लिपि में है। इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है, और अब सारे पॉइंट आप समझिए कि जो 8 स्थान से प्राप्त हुए उसमें से कहाँ कहाँ पाए गए। नंबर 1 पे है शहबाजगढ़ी, ये पेशावर पाकिस्तान में है। नंबर 2 मानसेहरा, ये हजारा जिला पाकिस्तान में है। नंबर 3 कालसी, ये उत्तराखंड में है। ये मैंने उत्तराखंड इसलिए लिख दिया है कि आपके दिमाग में रहे, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। कालसी से लोग उत्तराखंड की जगह पे उड़ीसा मार देते हैं। कालसी देखते ही लगता है कि ये तो दक्षिण भारत का है, प्रायद्वीपीय भारत का होगा, लेकिन याद रहे कालसी उत्तराखंड के देहरादून में है। तो कालसी उत्तराखंड में है। नंबर 4 गिरनार, यानी जूनागढ़ गुजरात में। धौली
उड़ीसा में है। जौगढ़, ये दोनों उड़ीसा में हैं। वर्तमान नाम ओडिशा। हाँ, नहीं कुछ लड़के कहेंगे सर आपने तो गलत लिखा है, अब ओडिशा नहीं रह गया, ओडिशा है, तो दोनों पता हो आपको। और 7वां है एर्रगुडी, ये आंध्र प्रदेश में है। और 8वां है सोपारा, ये महाराष्ट्र में है। अब ये जो 8 जगह से अभिलेख पाए गए हैं, शिलालेख, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये हो गए खरोष्टी लिपि में, बाकी सब हो गए ब्राह्मी लिपि में। तो अब ध्यान में यह आता होगा कि उसके बाद फिर काबुल कंधार से कौन से पाए जाएंगे, तो ये छोटे अभिलेख पाए जाएंगे वहाँ। और हो सकता है अभी तक खोज जारी है, कुछ ऐसे में भी निकल आए। अब ये जो 5 और 6 यानी कि धौली और जौगढ़ जो है, इसमें 11, 12, 13 ये 3 पॉइंट नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। इसके जगह पे दूसरी बात लिखी हुई है, मैं बताऊंगा अभी। यानी धौली और जौगढ़ में जो 14 मुख्य बिंदु हैं, उसमें से 11, 12 और 13 नहीं लिखे हैं, बाकी सब में 14 बिंदु लिखे हैं। अब लिखे क्या क्या हैं? अब 14 जो शिलालेख में 14 पॉइंट हैं, उसमें पहला बिंदु कहा गया है कि जीव हत्या नहीं होगी। यानी अशोक ने कहा कि पहले जिस तरह से भोजनालय में कई प्रकार के पशु पक्षी मार के बना दिए जाते थे, अब नहीं बनाए जाएंगे। और कुछ साल के लिए उन्होंने कहा 2 मोर और 1 हिरण, ये मारा जा सकता है, और 10 वर्ष बाद वो भी बंद हो जाएगा। यानी लिखा तो है बुकों में कुछ वर्ष बाद, तो कुछ वर्ष ही समझिए, लेकिन एक आध जगह मैंने पढ़ा कि 10 वर्ष भी लिखा है, लेकिन कुछ वर्ष ही ज़्यादा बेहतर है। अब ध्यान ये रहे कि 2 मोर 1 हिरण मारे जाएंगे, ये बातें बताई गई नंबर 1 में। अब यहाँ एक पॉइंट है, यह बिंदु उनके लिए है जो ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जहाँ इंटरव्यू में पूछा जा सकता हो कि मौर्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह मोर है, और प्रथम शिलालेख के प्रथम पॉइंट में अशोक कहता है कि जीव हत्या पे निषेध होगा, और कुछ समय के लिए 2 मोर और 1 हिरण मारे जाने का अलाउ होगा। अब आप बताइए, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो जिसका प्रतीक मोर होगा वो मोर को कैसे खाएगा? और मोर के वजह से इनका वंश मौर्य निर्धारित किया गया। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये किसी विद्वान का अभी तक का मैंने कई बुक पढ़े हैं इतिहास में, लेकिन उसमें से किसी ने इस तथ्य को नहीं बताया कि यदि उनका राष्ट्रीय प्रतीक मोर था तो मोर को मारने का, मोर को खाने की अनुमति साफ साफ अशोक ने अपने शिलालेखों में कैसे दिया। या तो ऐतिहासिकता संदिग्ध है, और या तो मोर के रूप में मौर्य साम्राज्य को निर्धारित करना यह गलत होगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, जब मैं अपनी बुक लिखूंगा कभी, तब मैं इस तथ्य को शामिल करूंगा, तब तक आप लोग अपना दिमाग लगाइए। यानी 2 मोर और 1 हिरण अलाउ करते हैं कुछ वर्ष के लिए, उसके बाद ये भी समाप्त हो जाएंगे। दूसरे पॉइंट में कहते हैं सीमांत राज्यों का उल्लेख है। अब सीमांत राज्य कौन है? मैंने बताया कि अशोक आंध्र प्रदेश और ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक के
ऊपर इनका राज्य था। और सीमांत में यहाँ पे चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी, इनका उल्लेख किया गया है सीमांत राज्यों के लिए, सीमांत देश। और इसका वर्णन मिलता है दूसरे शिलालेख के पॉइंट में, यानी दूसरे शिलालेख में सीमांत राज्य का वर्णन मिलता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछ लेता है कि अशोक के किस शिलालेख में सीमांत राज्य चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। तो दूसरे में भी मिलता है और 13वें में भी मिलता है, दूसरे और 13वें में मिलता है। लेकिन ये ध्यान रहे, यदि केवल बात आएगी सीमांत प्रदेशों, सीमांत राज्यों की, तो उसमें दूसरा होगा और ऑप्शन 13वां भी होगा, तो आपको दूसरा मारना है। यदि विदेशी राज्यों के साथ सीमांत राज्यों की बात होगी तो आपको 13वां मारना है। लेकिन ध्यान रहे, हो सकता है ऐसा कभी दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश आयोग का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन सा ऑप्शन दे दे। लेकिन ज़्यादातर केस में दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या तो 13वां देगा या तो दूसरा देगा जिसमें इनका उल्लेख मिलता है। तीसरे शिलालेख में महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं कि कुछ राज्यों का दौरा, रज्जुक मतलब जिलाधिकारी होते थे, अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष क्या कहता है? 12वें वर्ष कहता है कि अब जो रज्जुक हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष पे, रज्जुकों कह लीजिए क्योंकि कई जिले थे, प्रत्येक 5 वर्ष पे दौरा करेंगे। और पश्चिमोत्तर प्रांतों के रज्जुक प्रत्येक 3 वर्ष पर, 3 वर्ष पर दौरा करेंगे। अब ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है तीसरे बृहद शिलालेख में। क्या बताया गया है? प्रत्येक 5 वर्ष पे दौरा करेंगे। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बताया है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, पश्चिमोत्तर प्रांतों के लिए कितने समय है? सबके लिए है तो 5 वर्ष, पश्चिमोत्तर के लिए है 3 वर्ष। अब पश्चिमोत्तर क्या है? यहाँ के जो प्रांत हैं ये भारत के पश्चिमोत्तर हैं। यहाँ इसलिए कहा गया था क्योंकि अशोक को पता था कि जब उनके पिता बिंदुसार शासन कर रहे थे तो तक्षशिला में विद्रोह कई बार हो चुका था और इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को ही भेजा गया था। तो अशोक को यह बात पता था कि यहाँ पे विद्रोह होने की संभावना ज़्यादा रहती है, आक्रमण होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ दौरा समय समय से जल्दी जल्दी किया जाए। अशोक बहुत बुद्धिमानी से प्रशासन कर रहे थे, इनकी बुद्धिमानी का परिचय अभी बताते हैं हम। तो तीसरे में इन्होंने बताया कि दौरा करते रहें। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष ऐसी बात कही थी। अगला पॉइंट, चौथे बृहद शिलालेख में क्या कहते हैं? इन्होंने कहा भेरी घोष के जगह धम्म घोष अपनाइए। ये क्यों कहते हैं ऐसा? चौथे पॉइंट में कहते हैं भेरी घोष की जगह भेरी घोष हटाओ, धम्म घोष लाओ, अपनाओ। क्यों कहा? अब देखिए, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कई जगह मिलता है 8 वर्ष बाद। क्या किया इन्होंने? कलिंग को जीता। कलिंग कहाँ था?
यहाँ पे राज्य यहाँ तक था। ये जो मार्ग है ये व्यापारिक मार्ग था और यही मात्र अशोक के राज्य में नहीं था। और जैसे ही कलिंग जीत लिए तो बंगाल की खाड़ी से लेकर के और कह सकते हैं आप कि आगे चल करके बहुत यहाँ भूमध्य सागर के आसपास तक कुछ तट मौर्य साम्राज्य को मिल गए, यानी ईरान के तट तक शासन हो गया। अब यहाँ से सीधे इन राज्यों में मध्य एशिया यहाँ व्यापार संभव हो सका। तो इन्होंने इसको जीत लिया। जब कलिंग को इन्होंने जीता तो कहा जाता है 1,50,000 लोग मारे गए, इससे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, जख्मी हुए। मतलब कहा जाता है कि लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए, जिसमें मृत्यु होने वाले भी लोग शामिल हैं। इतना बड़ा नरसंहार कर रहा है, कौन कर रहा है? अशोक कर रहा है। अब जो व्यक्ति इतना भयंकर नरसंहार करेगा तो यहाँ की जो जनता है वो क्या करेगी? वो नाराज रहेगी। भाई किसी का भाई मरा होगा, किसी का पिता मरा होगा, किसी का कुछ गया होगा। युद्ध होता है तो भोगना सबको पड़ता है। तो कलिंग को जब जीते तो ये समझ गए कि अब हमको जीतने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो अब करें क्या? अब इसको नौटंकी करना था। तो इसने कहा भैया मैंने युद्ध छोड़ दिया है, अब मैं धार्मिक हो गया हूँ। इन्होंने कहा कि अब भेरी घोष छोड़िए और धम्म घोष को अपनाइए। यानी जनता को दिखाना चाहता है कि मैंने युद्ध छोड़ दिया है और मैं धर्म को अपनाना चाहता हूँ। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? अगर वाकई में युद्ध छोड़ना चाहते थे तो सेना खत्म कर देते, केवल धार्मिक लोगों की नियुक्ति करते। तो ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, सेना तो खत्म नहीं किया। एक जगह कहते हैं कि मृत्युदंड दिया जाए, हाँ उनको 3 दिन की माफ़ी कर दी जाए। जैसे आज किसी को मारना है तो उसको 3 दिन बाद मारो। अब बताओ कि जो व्यक्ति आज मरने वाला है उसको तुम रोक दे रहे हो, कहते नहीं तुम 3 दिन और रहो, तुम्हें 3 दिन बाद मारेंगे। वो बेचारा 3 दिन घुट घुट के मरेगा कि हम तो 3 दिन बाद मरना है। अब इसको तुम जीवन कहाँ दे रहे हो? इसको तुम और कड़ी सजा दे रहे हो। अब ये कैसा है भाई? ये तो अब अशोक जाने, अब लेख जाने। लेकिन न तो सेना खत्म किया, न तो मृत्युदंड खत्म किया, तो काहे का धम्म घोष। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि धम्म घोष भेरी घोष की जगह अपनाया जाए, तो धम्म घोष सही। यानी 8वें वर्ष बाद में कलिंग को विजय करने के पश्चात उन्होंने ऐसी घोषणा कही थी। अगली बार कहते हैं 5वें शिलालेख में धम्म महामात्यों की नियुक्ति किया जाए। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष वो क्या कहते हैं कि धम्म महामात्यों की नियुक्ति की जाए। और ये क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। और प्रचार किसका करेंगे? इन नियमों का करेंगे। मतलब नाम है धम्म महामात्य, तो भाई प्रचार कराते शैव धर्म का, प्रचार कराते बौद्ध धर्म का, प्रचार कराते जैन धर्म का। तब तो समझ में आता कि हाँ भाई धार्मिक महामात्य हैं। लेकिन ये प्रचार किसका कर रहे हैं? अशोक के बताए हुए वचनों का, अशोक के बताए हुए नियमों का, अशोक के बताए हुए गुणगानों का। अब बताइए तो काहे का धम्म मात्र? बस प्रशासक के नाम बदल गए हैं, काम नहीं बदले हैं। साथियों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप एक एस्पायरेंट हैं। आपको एकदम तटस्थ होकर के सोचना है। आपको इतिहास से सीख लेकर के जब कभी भी आप हिंदुस्तान के प्रशासन में जाएं तो कौन सी कार्यप्रणाली को लागू करना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसमें आपको न्यूट्रल होकर के सोचने की ज़रूरत है। एक प्रशासक होने के नाते आपका कार्य होगा कार्यों का यानी नीतियों को लागू करना, नीति बनाना नहीं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि किसी भी गलत कार्य को जितने बेहतर तरीके से किया जाएगा परिणाम उतना ही गलत आएगा, और किसी भी अच्छे कार्य को
जितने बेहतर तरीके से किया जाएगा उसका परिणाम उतना ही बेहतर आएगा। नियम कितना भी बेहतर क्यों ना बना लिया जाए, लेकिन यदि लागू करने वाला व्यक्ति बेहतर तरीके से लागू नहीं करेगा तो वह नियम सफल नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को इतिहास के बारे में जानना और उससे सीख लेकर के एक बेहतर प्रशासक बनना, जिससे हिंदुस्तान का निर्माण और बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए आपको न्यूट्रल होकर सोचने की ज़रूरत है। तो उन्होंने प्रचार किसका किया? उन्होंने प्रचार किया अशोक के नीतियों का। अब अगला पॉइंट है प्रजा के कार्य हेतु प्रतिबद्धता। ये पॉइंट बेहतर है। यहाँ पे इनके कल्याणकारी कार्य होने की संभावना भी दिखती है और प्रतिबद्धता भी दिखती है। ये कहते हैं कि मेरे धर्म महामात्य, यानी मेरे महामात्य, कह सकते हो मेरे अधिकारी, जनता के बारे में, मेरी जनता के बारे में प्रशासन के बारे में, शासन के बारे में कोई भी जानकारी हो मुझे फौरन दें। इसके आगे क्या कहते हैं? इसके आगे कहते हैं यदि मैं व्यक्तिगत शयन कक्ष में हूं तो भी, यदि मैं बाग में पानी दे रहा हूं तो भी, यदि मैं सभा में बैठा कोई कार्य कर रहा हूं तो भी, मैं जिस भी स्थिति में हूं या मैं सो ही क्यों ना रहा हूं, मेरे शयन कक्ष में ही क्यों ना हूं, मेरे रज्जुक, मेरे महामात्य, मेरे पदाधिकारी, मेरे मंत्री, मेरे गुप्तचर मुझे बिना क्षणिक देरी किए मेरे राज्य के बारे में, मेरे जनता के बारे में, मेरे शासन प्रशासन के बारे में हमको जानकारी देते रहें। इससे दो बातें हैं। क्या क्या हैं? पहली बात तो यह है कि वह जनता के बारे में जानना चाहती है और कुछ सुधार के साथ कल्याणकारी कार्य भी करना चाहती है, जो कि करती भी है। और दूसरा, देश की स्थिति को जानना चाहती है, क्योंकि साथियों एक राजतंत्र और एक लोकतंत्र में बेसिक अंतर होता है। लोकतंत्र में कल्याणकारी कार्य होते रहें, वैदेशिक संबंध बेहतर बने रहें, जनता खुशहाल रहेगी। और राजतंत्र में राजा सब कुछ होता है, राजा सर्वे सर्वा होता है। उसका दो कार्य होता है, एक युद्ध करता रहे और जीतता रहे, और दूसरा जनता के समक्ष प्रस्तुत होता रहे, कल्याणकारी कार्य करता रहे। अब जब विजय करने को कुछ रह ही नहीं गया तो ऐसी स्थिति में वो जनता के समक्ष कैसे जाएगा? तो अपने सैनिकों का मार्च निकालता है, अपने महामात्यों को जनता के समक्ष भेज करके उनको चेतावनी भी देता है, उनको अपने नियमों के बारे में बताता भी है। तो ऐसी स्थिति को जानना भी जरूरी होता है। अगर आप जनता के नज़रों से भूल गए, जनता ने आपको भुला दिया कि आपका राजा कौन है, तो फिर विदेशी आक्रमण तय है। तो अशोक बहुत बुद्धिमानी से प्रशासन कर रहा था। अशोक की विशेषता यह है कि वो जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक, जिस तरह से औरंगजेब अपने ही समय में अपने देश को बर्बाद होते देखे, अशोक इस धब्बे से बच गया। अशोक पे इस धब्बा नहीं लगा। अशोक महान इसीलिए है। जब तुलना आती है दोनों में, अशोक और अकबर की महानता में, तो अशोक को इसीलिए कहा जाता है
उन्होंने अपने विकास के साथ साथ अपने देश को अछूड़ रखा। यह अलग बात है कि उनके पश्चात उनके पुत्र या उनके पौत्र इसको संवार नहीं पाए। तो एक पर्वत जब उठता है, जिसका पीक होता है उसका पतन भी होता है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो मोहम्मद बिन तुगलक में जो दाग लगे, औरंगजेब में जो दाग लगे, वो दाग अशोक में नहीं लगे, उससे बच गए। उसका कारण ही था ये सारी नीतियाँ। 7वें, 8वें, 9वें में इन्होंने अपने धर्म यात्रा के बारे में बताया है। एक तरफ कहते हैं वो बोध गया की यात्रा, लुम्बिनी की यात्रा, निगाली सागर की यात्रा, और 10वें में कहते हैं कीर्ति की जगह धर्म का पालन। अब देखिए 10वें शिलालेख में महोदय कहते हैं कि आप कीर्ति को न फैलाओ। ये युद्ध किया, ये युद्ध किया, ये युद्ध किया, महाराजा परम भट्टारक, महाराजा धीराज पधार रहे हैं, ऐसे जगह पे माता पिता की इज्जत करो। कौन कह रहा है? अशोक कह रहे हैं। अपने गुरु की इज्जत करो। कौन कह रहा है? अशोक कह रहे हैं। अपने माता पिता बड़े भाइयों की इज्जत करो, अपने सहोदरों की इज्जत करो, सम्मान करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब ये भी देखिए, एक कल्याणकारी की जगह संस्कार भी दे रहे हैं। इससे क्या होगा? कहा जाता है कि इस नीति से मौर्य साम्राज्य में कहा गया कि कीर्ति की जगह पे किस पे भरोसा कीजिए? धर्म का पालन कीजिए। यानी गुरु का, ब्राह्मण का, माता पिता का, सहोदरों का सम्मान कीजिए। इस नियम के तहत कहा जाता है कि जो भारत में संस्कार दिखने लगे कि माता पिता के अत्यधिक सम्मान करना, वो इसके बाद में अत्यधिक बढ़ गया। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में फिर शायद ही कोई होता था कि अपने पिता, भाई, बहन, माता या गुरु से बदतमीजी करता रहा हो। सम्मान चरम पे पहुंच गया। अब इससे क्या होगा? जब व्यक्ति सबका सम्मान करेगा तो जाहिर सी बात है देश के साथ गद्दारी कतई नहीं करेगा, यानी राजा का भी सम्मान करेगा। क्यों करेगा? कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारे ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी एक गुरु की भांति जब अशोक के नियम पढ़े जा रहे थे, अशोक के नियम को जाना जा रहा था, तो अशोक के राज्य में विद्रोह होना जाहिर सी बात है, विद्रोह नहीं होगा। अशोक ने अपने साम्राज्य को इन नीतियों के वजह से बरकरार रखा। और जो 12, 11, 12, 13 में है, इसमें क्या कहते हैं? बाकी जगह तो इन्होंने धर्म की प्रशंसा कहा है। 11वें अभिलेख में कहते हैं कि धर्म क्या है? धर्म खुद ही प्रश्न कर रहे हैं। कियम चु धम्मे, 11वें में कहते हैं धर्म क्या है? कियम चु धम्मे। फिर स्वयं बताते हैं कि धर्म कियम चु धम्मे दया दाने बहु कयाने दया दाने सचे साचवे माधवे साधवे चा। यानी कहते हैं कि कल्याण करो, दया करो, दान करो, सत्य बोलो, मधुर भाषा का प्रयोग करो, यही धर्म है।
यानी कहते हैं कियमचू धम्मे। फिर कहते हैं बहु कयाने दया दाने सदे साधवे माधवे साधवे चा। इसका उत्तर भी देते हैं। उसके बाद 12वें में कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करो। सभी धर्मों का सम्मान करो, यानी यहां पे ये सहिष्णु होने की बात करते हैं। यानी भारतीय परंपरा की जो सहिष्णुता की बात है वो अशोक ने पहले ही सिखा दिया था। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति कहेगा कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे का धर्म नीचा है, बेकार है, वो व्यक्ति धर्म को समझता ही नहीं है। और वही आज भी लागू होता है। हर किसी का धर्म कहता है कि सत्य बोलो, कल्याण करो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, चोरी ना करो, पराई स्त्री को ना देखो। कोई धर्म ये नहीं कहता है तुम चोरी करो। तो यदि तुम्हारा धर्म सत्य है तो सामने वाले का धर्म भी सत्य है। कहा जाता है कि जिस प्रकार की भांति इंसान का व्यक्तित्व होता है उस सामने वाले का उसी रूप में आकलन कर पाता है। तो इन्होंने कहा कि सभी धर्मों का पालन करो। और 13वें में इन्होंने अपने पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश और विदेशी जैसे खाड़ी देश, मिस्र, इन सब का उल्लेख किया है। और चौथे में इन्होंने एक बात कही है कि हमारे द्वारा कहे गए शब्दों का उल्लेख करने में हो सकता है मेरे महामात्यों से कोई गलती हुई हो, तो अशोक माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि यदि हमारे द्वारा, यदि हमारे महामात्यों के द्वारा, यदि हमारे प्रशासन के द्वारा, हमारे शासन के द्वारा यदि किसी को कोई ठेस पहुंची हो या कुछ गलतियां हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। एक उदार और विनम्र शासक की यहाँ पे उल्लेख नज़र आ रहा है। साथियों, क्लास लंबा ना हो इसलिए मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।